सीधा सादा, क्योंकि हम ही हैं असली। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधा सादा। एक बार फिर हम लोग एक खास प्रोग्राम लेकर आपके सामने आए हैं। दरअसल नारी शक्ति बंधन अधिनियम बिल जो है वो पास हो चुका है, यानी कि महिलाओं का आरक्षण का जो एक मुद्दा एक लंबे वक्त से रुका हुआ था वो बीजेपी सरकार में संसद के दोनों सदनों में पास हो गया है। इसी मुद्दे पर हम बात करने के लिए अमिताभ सर को आमंत्रित किया। अमिताभ सर, स्वागत है आपका और बहुत आभार आपका। नमस्कार। नमस्कार। अमिताभ सर, चर्चा शुरू करें इससे पहले मैं जानना चाह रहा हूँ कि इतना लंबा वक्त हो गया और इतने लंबे वक्त के बाद अब महिला आरक्षण बिल का पास होना, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि क्या इतना लंबा इंतजार किया जाना चाहिए था? निश्चित रूप से सबसे पहले तो ये नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो दोनों सदनों से जी सर्वानुमत से एक तरीके से पारित हुआ है जी इसके लिए देश की नारी शक्ति को जी अभिनंदन, जी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन जी और सभी सांसदों ने जी और सभी राजनीतिक दलों में ने जिस उदारता का परिचय दिया है जी और सर्वसम्मति दिखाई है, इसके लिए सभी राजनीतिक दल भी धन्यवाद के पात्र हैं। जी। चलिए, आपने धन्यवाद से बात शुरू की है और मुझे अच्छा भी लगा, क्योंकि हाँ, ऐसे कामों में सबको इस तरह से मिलकर चलना चाहिए। लेकिन मैं 75 ईयर की बात कर रहा हूँ कि क्या अब तक इस बिल को, क्योंकि अब तक ये बिल अमिताभ सर मुझसे बेहतर आप जानते होंगे, 4 बार पहले भी आ चुका है, ये 5वीं बार था। मैं दरअसल ये जानना चाह रहा था हमारे दर्शकों के लिहाज से भी कि अब तक क्या सिर्फ इस पर राजनीति होती रही और बीजेपी सरकार ने एक मुकम्मल स्टैंड लिया इसलिए ये पास हो पाया? देखिए, ये जो विषय है जी ये बड़ा महत्व का विषय है। जी थोड़ा सा समय लेकर मैं जी पर बिल्कुल चर्चा करना बिल्कुल चाहूंगा। देखिए, जब हम आधुनिकता की बात करते हैं, समाज का जब ट्रांजिशन होता है जी तो आधुनिकता के अनुसार बहुत से विषय समाज जी के सामने आते हैं, जी जिसके लिए समाज को धीरे धीरे तैयार करना होता है। जी ऐसे विषयों के बारे में आजादी से पहले चर्चा हुई, फिर हम्म देश के संविधान में उन चीजों को लागू किया गया। जी जैसे सभी को जब हम समानता का अधिकार देने की बात करते हैं जी तो सामाजिक न्याय की जब बात देश में पिछले कई वर्षों से हुई जी तो उसको कहीं ना कहीं संकीर्ण दायरे में लाकर और एक कहीं न कहीं एक उसको जातीय नैरेटिव देने की कोशिश की गई। जी सामाजिक न्याय के अंतर्गत नारी को सम्मान देना और उसको अधिकार जी सामाजिक आर्थिक रूप से और फिर राजनीतिक रूप से उसका जी सशक्तिकरण, जी ये उसकी एक बहुत बड़ी शर्त थी, लेकिन इसको कहीं न कहीं पीछे धकेल दिया गया। और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी केवल इसलिए बधाई के पात्र नहीं है कि उन्होंने एक राजनीतिक रूप से ये सफलता प्राप्त की है, जी उससे भी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यशैली को अगर हम देखें जी तो 93 में जी भारतीय जनता पार्टी ने अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पहली बार इस विषय को उठाया था जी और बाकी पार्टियों ने इस विषय जी को तो केवल राजनीतिक सुविधा की दृष्टि से उठाया और उसके बाद हर चुनाव के मैनिफेस्टो में लाते रहे और फिर दिखाने के लिए संसद में प्रस्ताव पारित करने के लिए लाते रहे, विधेयक लाते रहे, फिर अपने ही लोगों से उसको रुकवा देते थे। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही सुनियोजित तरीके से महिलाओं को सांगठनिक स्तर पर सशक्त करने का काम किया जी और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के माध्यम से समाज में जी ये मैसेज बहुत कई दशकों से जा रहा है जी कि नारी सशक्तिकरण के लिए उनका सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण होना चाहिए। जी तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ग्राउंड वर्क करने के बाद इस विधेयक को पारित करने के बारे में सोचा जी और इसकी जो इच्छा थी उनकी काफी दिनों से थी और उस पर वो काम भी कर रहे थे। बाकी पार्टियां जो है मुझे लगता है इस पर राजनीति ज्यादा कर रही थी और कहीं उनकी मंशा ये नहीं थी कि नारी सशक्तिकरण हो। जी बिल्कुल, आपने मंशा की बात की और मैं इसमें कांग्रेस को इस चर्चा में लेकर आना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने समर्थन तो किया, चाहे राहुल गांधी जी खड़े हों या सोनिया जी खड़ी हों या और भी जो उनके नेता खड़े हों, सबने समर्थन किया, लेकिन उन्होंने इसमें ओबीसी का जिक्र कर दिया। मैं जानना चाहता हूं आपसे कि ऐसे वक्त पे जब सब कुछ बेहतर चल रहा था, ओबीसी की चर्चा छेड़ना और जिस तरह राहुल गांधी ने भी कहा कि भाई 90 सचिवों में से 3 सिर्फ ओबीसी हैं, उसका हालांकि माकूल जवाब अमित शाह जी ने दिया, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या इसकी जरूरत थी और क्या वाकई इसका राजनीतिक लाभ जो है वो कांग्रेस उठाना चाहती है, इसलिए उसने ओबीसी का जिक्र किया? देखिए, 96 में जब ये बिल पहली बार आया था जी तो संसद में जब भी इस विषय को रोका गया तो उसमें इसी कोटा विद इन कोटा फिर ओबीसी कोटे के बाद पर रोका गया। जी इतने वर्षों से मैं इस विषय को देख रहा हूँ, मेरा अपना आकलन ये है जी कि कांग्रेस को इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि कांग्रेस मुझे लगता है कि ओबीसी की बात करने वाली जितनी भी पार्टियां हैं उनका इस्तेमाल करती आई है इस बिल को रोकने के लिए। जी इसको मैं ये कहूंगा क्योंकि जितनी बार भी ये विषय आया उतनी बार कांग्रेस ही वो पार्टी थी जो ऐसी ओबीसी की बात करने वाले लोगों को सामने कर देती थी। कभी कोई
बिल आडवाणी जी के हाथ से बिल छीन लिया गया, कभी कोई कुछ कर देता था, कभी कोई बिल फाड़ देता था, ये सब किया गया। असल में उसके पीछे मुझे जो लग रहा है उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि सामाजिक न्याय के नाम पर ओबीसी के को सशक्त करने के नाम पर जो पार्टियां राजनीति कर रही हैं, उनकी इच्छा ये है, वो ये चाहते हैं कि इसमें कोटा तो मिल जाए जी। कोटा मिलने के बाद अपने ही परिवार के लोगों को उनको संसद में भेजना है जी। इसके लिए वो नहीं चाहते हैं कि दलित, पिछड़े और कमजोर वर्ग की जो महिलाएं हैं, क्योंकि अगर उनको आपको भेजना है तो पहले निचले लेवल पर आपको उनको सशक्तिकरण देना पड़ेगा, सामाजिक और आर्थिक रूप से उनको आवाज देनी पड़ेगी। जब उनको आवाज मिल जाएगी जी, तब वो आवाज जब मिल जाएगी तो ये अपने परिवार के लोगों को नहीं भेज पाएंगे। उदाहरण जी, मैं एक सवाल ही आपसे लेना चाह रहा था, जिससे इसी पे बात करना चाह रहा था मैं कि जैसे सपा की वहां पर डिंपल यादव भी बैठी हुई है, अखिलेश यादव की पत्नी है, उन्होंने भी ओबीसी का मुद्दा उठाया। दरअसल मैं इसी को बात को आगे बढ़ाना चाह रहा था। तो आपने परिवार की बात की, तो क्या ये खुद का विकास करने के एजेंडे के तहत ये चीज बोली जा रही है, या वाकई ये लोग जो है वो ओबीसी का कुछ विकास करना चाहते हैं? अब देखिए, अभी आपने अखिलेश जी की बात कर दी, तो मैं अब डिंपल यादव जी ने जी ओबीसी के साथ ही अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के लिए आरक्षण की बात जी। अब मुझे बताइए, प्रैक्टिकली ये बात जो है वो कहां से आपको लगता है? 3 तलाक के मुद्दे पर जी मुस्लिम महिलाओं की जो समाज में स्थिति है वो आज की क्या है? आपको लगता है कि कोई मुस्लिम समाज की महिला इतनी सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त है कि वो घर के 4 दीवारी से बाहर आकर राजनीति कर सकती है और राजनीतिक आधार पर लोगों को अपने साथ जोड़कर फिर उनका प्रतिनिधित्व करते हुए संसद में जा सकती है? इसका साफ मतलब है कि कुछ ही लोग हैं जो चाहते हैं कि कोटा मिल जाए, फिर उनके घर की महिलाएं जो है वो संसद में बैठने लगे। अरे अखिलेश यादव जी की पत्नी को अगर इतनी ही चिंता थी तो मैनपुरी से जब वो चुनाव लड़ने की बात आई, लोकसभा उपचुनाव, तो अपनी जगह पर किसी दबी कुचली मुस्लिम महिला को दे देती और वो इस तरीके से इस भावना का प्रदर्शन करती कि वो वास्तव में मुस्लिम महिलाओं के लिए पक्षधर है। उनको न तो ओबीसी से कोई मतलब है, न मुस्लिम महिलाओं, इनको केवल और केवल अपने परिवार की महिलाओं को संसद में भेजना है जी। और पूरी राजनीति को अपने ही इर्द गिर्द रखना है। उसके लिए ये लोग कभी ओबीसी का इस्तेमाल करते हैं, कभी मुसलमानों का इस्तेमाल करते हैं। ये केवल और केवल अपने परिवारवाद की राजनीति को मजबूत करना चाहते हैं, बस। जी बिल्कुल। और अमिताभ सर, आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया कि सिर्फ अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। इसमें एक नाम और भी है, असदुद्दीन ओवैसी का नाम है, क्योंकि उनकी पार्टी के दोनों सांसदों ने खिलाफ जिस तरह से वोट किया लोकसभा में, और क्योंकि आपने सर्वसम्मति का जिक्र शुरू में किया कि सबने एक साथ मिलकर, भले ही पॉलिटिकल तौर पे अनबन रहती है या भले ही बहुत सारी चीजें इसमें कहीं ना कहीं ऐड ऑन करने की बात हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद सबने समर्थन किया। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ओवैसी की पार्टी को भी समर्थन करना चाहिए था, क्योंकि ये तो एक महिलाओं के खिलाफ वाली बात हो गई? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी केवल 2 उनकी सदस्य संख्या है जी, इसलिए उस विषय को हल्का लिया गया जी। मैंने इस विषय को बिल्कुल हल्का नहीं लिया जी। मैं ये मानता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी ने एक विशेष मानसिकता का परिचय दिया है जी। मानसिकता का परिचय ये दिया है कि इसमें मैं थोड़ा इतिहास में जाना चाहूंगा। हमारे देश में आज भारतीय संस्कृति में अगर महिलाओं की ये स्थिति हुई है कि उनको सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक रूप से हमको सशक्त करने के बारे में विशेष प्रयास करने पड़ रहे हैं जी, तो इसके लिए कहीं ना कहीं हमारा गुलामी का पीरियड जिम्मेदार है। हमारे वैदिक सनातन काल में जो परंपरा है जी, उसमें महिलाओं की स्थिति आप देख लीजिए जी। उपनिषदों का जो काल रहा है उसमें देख लीजिए, रामायण का जो काल रहा है उसमें देख लीजिए, महाभारत का काल रहा हो। हमारे यहाँ आप देख लीजिए कि सनातन परंपरा में जो देव और दैत्य, देव और राक्षसों के बीच में, देव और असुरों के बीच का जो अंतर है वो केवल यही है। बहुत से अंतर है, उसमें एक सबसे बड़ा अंतर ये था कि असुर उनको माना जाता था जो स्त्रियों को जबरदस्ती, उनकी इच्छा के विपरीत उनके ऊपर शासन करने की कोशिश करते थे। दुर्गा सप्तशती में भी इस बात का जिक्र है, चाहे महिषासुर से लेकर और रक्तबीज और चंडमुंड जितने भी लोगों की बात की गई है, सबने यही करने की कोशिश की कि उन्होंने स्त्री को उसकी इच्छा के विपरीत उसके ऊपर शासन करने का प्रयास किया। रावण ने भी कुबेर की पत्नी के साथ एक जब दुष्कर्म किया, उसके बाद फिर उन्होंने श्राप दे दिया, तो इसके बाद फिर वो सीता जी के साथ कुछ नहीं कर सका जी। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि हमारी संस्कृति में, सनातन संस्कृति में कभी भी स्त्रियों को उनके ऊपर जबरदस्ती अपनी इच्छा थोपने की बात नहीं की गई। भारत की संस्कृति ने यह जो डार्क एरा, अंधकार का जो पक्ष देखा, वो तब देखा जब भारत में इस्लामिक शासन शुरू हो गया।
अलाउद्दीन खिलजी का मामला हो या फिर अकबर का मामला रहा हो, या ये सारी कहानियां उसी समय से शुरू हुई। उसके बाद अपनी बहन बेटियों माताओं को इनकी कुदृष्टि से बचाने के लिए हमारे समाज में बहुत सी ऐसी प्रथाएं विकसित हो गई, जिससे कि एक जो स्वाभाविक विकास चल रहा था स्त्री नारी के प्रति भावना का, उसमें ठहराव आ गया और वही एक कुवृत्ति बन गई। बाद में उसी को हमारे ऊपर थोपा जाने लगा कि देखिए आपकी संस्कृति जो है उसमें तो नारी के साथ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। उदाहरण देना चाह रहा हूँ, दक्षिण भारत में देखिए अपेक्षाकृत पूरे भारत की अपेक्षा से दक्षिण भारत में महिलाएं बहुत सशक्त भी हैं और बहुत स्वतंत्र भी हैं। उसका केवल यही कारण है कि हैदराबाद और कर्नाटक के इलाके को छोड़कर कहीं भी इस्लामिक जो शासन है वो नहीं पहुंच पाया था। साउथ की बात कर रहे हैं। जी, दक्षिण भारत, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा चर्चा होती है, बिल्कुल, कि केरल की चर्चा होती है, वहां सब ये लोग नहीं पहुंच पाए थे, इसीलिए वहां इतना खुलापन है, वहां का समाज जो है तरक्की कर रहा है। और उसका श्रेय जो है द्रविड़ियन पार्टी खुद लेती है कि हमारी वजह से, ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र में भी आप देखिए काफी संस्कारित और शिष्टाचार की संस्कृति है महिलाओं को लेकर। शिवाजी महाराज के नाते, माता जीजा भी के नाते हुआ। जहां जहां ये नहीं पहुंचे वहां वहां अभी भी हमारी सनातन संस्कृति का जो संस्कार है महिलाओं को सम्मान देने का, वो बरकरार है, सुरक्षित है पूरी तरह से। लेकिन उत्तर भारत में और कुछ क्षेत्रों में जैसे हरियाणा हुआ, राजस्थान हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, यहाँ की स्थिति बहुत दयनीय हो गई, क्योंकि यहाँ बहुत आक्रमण झेले गए। इसकी वजह से असदुद्दीन ओवैसी ने जो कैरेक्टर दिखाया है संसद में, ये उन्होंने अपना वो कैरेक्टर दिखाया है जो अलाउद्दीन खिलजी वाला कैरेक्टर था। असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो महिलाओं को इसी दृष्टि से देखते हैं। बातें बड़ी बड़ी करते हैं, संविधान की बातें करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी वाली मानसिकता है, अकबर वाली मानसिकता है, मुगल हरम वाली मानसिकता है। इसीलिए उनको ये बर्दाश्त नहीं है कि उस संसद में सशक्त होकर महिला जो है उनके बराबर बैठे, उनको बर्दाश्त ही नहीं है, क्योंकि महिलाओं के प्रति उनका एक ही दृष्टिकोण है। बिल्कुल, बहुत सारी बातें तथ्य आपने रूबरू कराया। लेकिन अमिताभ सर, एक विपक्ष का एक और भी बड़ा कहूँ कि ये कहना है कि भाई ये 2029 की बात हो रही है, ये तो सिर्फ लॉलीपॉप दिया गया है, अगर आपको करना था तो अभी करिए, अभी क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इसमें दो शब्द निकल के आए, एक जनगणना, दूसरा परिसीमन। क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके ऊपर, क्योंकि लोग बड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ जो बयानबाजियां हो रही हैं वो बड़ा एक तरीके से दिमाग को घुमाने वाली हो रही है। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या है इसकी पूरी कहानी और किस तरह से जो ये बात कही जा रही है वो उसका असल अर्थ क्या है? देखिए, इससे पहले भी हमने कई बार पिछले कई वर्षों में देखा है, आनन फानन में आरक्षण की एक प्रक्रिया है जी। और आरक्षण कैसे दिया जाएगा, ये संविधान में एक व्यवस्था दी हुई है जी। वो करने के लिए आपको संविधान में संशोधन करना पड़ता है। जब भी कोई आरक्षण दिया जाता है तो जुडिशियल रिव्यू के लिए वो अदालत में जाता है जी। हमने कई बार देखा है कि आनन फानन में जब कोई आरक्षण दिया जाता है, जैसे एक बार मैंने देखा जाटों को आरक्षण दिया गया था, चुनावी वादा करने के बाद जब दे दिया जाता है मराठों को आरक्षण देने के बाद, बहुत से उत्तर प्रदेश के पिछले स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण दिया, स्ट्रक डाउन कर दिया कोर्ट ने। उसकी एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया का पालन अगर आप नहीं करेंगे तो कोर्ट में वो निरस्त हो जाता है। जो लोग ये बात कर रहे हैं वो ये जानते हैं। कांग्रेस इस बात को कहती, कांग्रेस ने इतने साल सरकार चलाई है, उनके इतने बड़े बड़े वकील वहां बैठे हुए, चिदम्बरम हो, कपिल सिब्बल या कुछ और भी है जी जी। वो मनीष तिवारी जैसे लोग क्या नहीं जानते, बहुत अच्छे से जानते हैं। वो सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं कि सरकार आनन फानन में निर्णय ले ले, उसके बाद फिर ये सुप्रीम कोर्ट में जाके जब पूरी तरह निरस्त हो जाएगा तो ये कहेंगे कि सरकार तैयार नहीं थी, गंभीर नहीं थी। दूसरी बात है कि परिसीमन की जो बात है वो, तो अब आप देख लीजिए कि 1976 में लास्ट परिसीमन हुआ था। उस समय देश की जनसंख्या 40 करोड़ थी और 1976 में पहले 2000 में तक के लिए उसको फ्रीज कर दिया गया, उसके बाद फिर 2002 के बाद उसको 26 के लिए कर दिया गया। तो अब 50 साल के बाद जनसंख्या में इतना विस्तार हो गया है, तो निश्चित रूप से जब आज की डेट में अगर इसी स्थिति में महिलाओं को आरक्षण दे दिया गया तो रिप्रेजेंटेशन सही नहीं होगा, क्योंकि बहुत सी सीटें ऐसी हो गई हैं कि जिनका जो इतनी बड़ी बड़ी सीटें हो गई हैं, आबादी के हिसाब से 3-4 लोकसभा की सीटें निकल सकती हैं। तो अब नए सिरे से जब उसका परिसीमन होगा तो 543 बढ़ के 1000 भी हो सकती है, तो निश्चित रूप से उनका रिप्रेजेंटेशन भी ज्यादा होगा और जो एग्जिस्टिंग सांसद हैं उनकी सीटें भी नहीं घटेंगी। तो सरकार बहुत कुछ सोच समझकर इस पर विचार करके कर रही है। और मैंने पहले भी कहा कि जब सामाजिक प्रक्रिया में जब कोई संशोधन करते हैं, कोई बड़ा निर्णय आप लेते हैं, समय लगता है। भारत 1947 में आजाद हुआ, लेकिन संविधान 1950 में लागू हुआ। अब कोई ये कह दे कि बच्चे की तरह जिद कर ले कि नहीं आज ही हुआ संविधान, आज क्यों नहीं, आज अब उस दिन में कोई खड़ा हो जाता जी। और नेहरू जी से बोलता कि नहीं कुछ नहीं अब कल ही लागू करिए आप इसको। बिल्कुल। तो बहुत बड़े बड़े जब आप निर्णय लेते हैं, क्रांतिकारी निर्णय लेते हैं, ऐतिहासिक निर्णय लेते हैं, महिलाओं के अधिकारों को लेकर
सैकड़ों सालों का एक इतिहास है, उसकी प्रक्रिया है सामाजिक विकास की, तो रातों रात नहीं हो सकता। ये केवल और केवल बेवकूफ बनाने के लिए लोगों को किया जा रहा है, भ्रमित करने के लिए किया जा रहा है। एक एजेंडा रहे कांग्रेस और अपोजिशन के पास, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। जी बिल्कुल। विशेष सत्र में हमने देखा कि पक्ष विपक्ष ने भले ही थोड़ा सा एक दूसरे के प्रति कह सकते हैं कि कई सारे आरोप प्रत्यारोप लगे, लेकिन फिर भी माहौल एक अच्छा रहा। आखिर में जाते जाते इस तरह से जो कह सकते हैं कि बीजेपी के सांसद विधूरी हैं, उन्होंने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया और जिस तरह से विपक्ष उनके ऊपर कार्रवाई की मांग कर रहा है, कैसे देख रहे हैं आप पूरा मामला ये? देखिए, एक तो जी प्रक्रिया का मामला होता है, संसद के अंदर जो कुछ भी विषय होता है उसको संसद के बाहर नहीं लाना चाहिए। जी दानिश अली जी बहुत ही इमेच्योर हरकत कर रहे हैं। जी संसद के भीतर हुई किसी घटना का वो सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे हैं, उसको एक अनावश्यक रूप से राजनीतिक विषय बनाए। वो संसद के भीतर का विषय था जी, और संसद के भीतर के विषय को संसद के भीतर ही रहना चाहिए। वो ओम बिरला जी के स्तर का विषय है, वो उस पर निपटारा करेंगे आपस में। ऐसा पहली बार हो रहा है कि संसद के भीतर की किसी कार्रवाई को राजनीतिक विषय बनाया जाए। राहुल गांधी मिलने पहुंचे हैं, जी बिल्कुल, टीवी पर डिस्कशन कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं। ये बहुत ओछी हरकत है, उनको नहीं करनी चाहिए। आपस में मिलजुल कर करना चाहिए। और अगर संसदीय परंपरा में संसद के भीतर कोई घटना हुई, उसको बाहर अगर करना है तो उस पर मैं असदुद्दीन ओवैसी के भी एक बयान का जिक्र करना चाहूंगा कि हमारे मीडिया ने किसी ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने उस दिन बोलते हुए बोला कि संविधान सभा में हमारे साथ धोखा हुआ, जवाहरलाल नेहरू और पटेल ने मुसलमानों के साथ धोखा किया। अब आप बताइए, भारत के फाउंडेशन का जो बेस है उस पर आपने हमला किया, ओवैसी को छूट मिल गई, किसी ने नाम तक नहीं लिया। यही कांग्रेस के लोग जो नेहरू जी का नाम नहीं लेने पर मोदी जी को घेरते हैं और कहते हैं कि आप नेहरू जी का खूब बंधन करिए। अब नेहरू जी पिछले कई दिनों से तो मोदी जी केवल नेहरू जी का ही नाम ले रहे हैं, बिल्कुल, कई बार ले रहे हैं। नेहरू का अपमान ओवैसी ने किया, लेकिन कांग्रेस का एक सांसद नहीं उठा ये कहने के लिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ये तो इनकी तुष्टीकरण की राजनीति दोहरा मापदंड। मुसलमान का विषय, अब दानिश के नाम के आगे अली लगा हुआ है, तो दानिश अली को पकड़ लिया है। अब उसको पकड़ के उसके बाद पूरे देश में घुमाएंगे कि मुसलमान मुसलमान। ये देखिए, ये सब अब नहीं चलेगा और कांग्रेस जो है शॉर्टकट की पॉलिटिक्स से बाहर आए और ये घटिया राजनीति करना बंद करे। ये प्रक्रिया का पालन नहीं करते, जो प्रक्रिया संविधान और संसद की इन्होंने खुद बनाई है उसी का पालन नहीं करते, इतने कुंठित हो गए हैं। ये मतलब कि हमको अगर वो लाभ नहीं दे रहा है तो हम कुछ नहीं मानेंगे, संविधान नहीं मानेंगे, संसद नहीं मानेंगे। संसदीय प्रक्रिया तो आप लोगों ने ही बनाई है। आखिर ये इतने वर्षों तक तो कांग्रेस ने ही ये कराया ना कि संसद के भीतर के किसी विषय को बाहर नहीं ले जाना चाहिए। अब वो सस्ते लाभ के लिए कर रहे हैं। ये सब बहुत घटिया राजनीति कर रही है जी बिल्कुल। अमिताभ सर, आपने जिक्र किया कि किसी मीडिया ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आपने भी देखा होगा सीधा साधा ने इसको जरूर कवरेज किया था, इसके ऊपर जरूर खबर की थी कि जिस तरह से उन्होंने नेहरू पटेल का अपमान किया, उसके ऊपर मैं जरूर उसके ऊपर खबर की। खैर, अब मैं प्रोग्राम के बिल्कुल अंतिम में जा रहा हूँ अमिताभ सर, लेकिन सवाल एक बड़ा महत्वपूर्ण है कि एक बार फिर हमने इस जो विशेष सत्र था, इसमें जो गृह मंत्री हैं हमारे अमित शाह जी, उनकी हमने कह सकते हैं कि जो मजबूती है, उनकी जो कह सकते हैं कि उनका जो कद है और ज्यादा मजबूत ताकतवर होते हुए देखा है। पूरी भूमिका को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि मैं जहां तक देख रहा हूं कि फिलहाल के वक्त में अमित शाह जी की जो छवि है, जो उनका कद है, बहुत ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि अमित शाह जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सारी बातें आपने कह दी। अब ये विषय ऐसा है कि मैं इस पे नहीं बोलूंगा। जी। और सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। बिल्कुल। और ये बात धीरे धीरे हम जब भी कार्यक्रम करते हैं, उनकी चर्चा करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के बाद दूसरे नंबर के वो हैं। धीरे धीरे ये बात पूरी तरीके से स्पष्ट होती जा रही, इतना ही कहूंगा मैं। चलिए, आपने बहुत मेहरबानी की, आपने इतना ही हमें कहने का संकेत दे दिया। लेकिन हाँ, ये बात सही है, कई सारे मुद्दों पे हमने चर्चा की, कई सारे मामलों को हमने रखा आपके सामने, और आप ये तय करिए कि हमने जो बातें रखी वो वाकई तर्कसंगत थी, किस तरह की थी। आप जरूर कमेंट करिए और लगातार हमारे जो प्रोग्राम के कंटेंट है उसके ऊपर जरूर अपने कमेंट भेजिए, ताकि हम ऐसे प्रोग्राम लगातार आपके सामने लेकर आते रहें। क्योंकि हमारा मकसद है कि बेहतर और सही तरीके से जो सच है वो आपके सामने लेकर आया जाए। और हम अमिताभ सर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पे वो अक्सर हमारे बीच चर्चा के लिए आते हैं। सर, आपका धन्यवाद बहुत बहुत, और आप सबका धन्यवाद। आप लगातार साथ देखते रहिए। नमस्कार।